नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री का जो एक टॉपिक है तत्व में देखेंगे हम कि धातु, अधातु और उपधातु क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसा कि हमने सुना है कि केमिस्ट्री में एलिमेंट्स होते हैं, तो आज हम देखते हैं कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। यानी कि तत्व वे होते हैं जो दो या दो से अधिक अवयवों से न तो बनते हैं और न ही दो या दो से अधिक अवयवों में टूटते हैं। यहाँ इसका मतलब यह है कि तत्व जो होते हैं इनकी खुद की आइडेंटिटी होती है, यानी कि ये ना तो किसी से बनते हैं और ना ही किसी चीज में टूटते हैं, तो वो तत्व कहलाते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि आवर्त सारणी में जो तत्व हैं वो 118 तत्व हैं, 118 तत्व हैं, जिनमें से 92 यानी कि 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं और बचे हुए जो 26 तत्व हैं वो कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, जो आवर्त सारणी में जिन्हें स्थान दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए कि जो आवर्त सारणी में जो तत्व पाए जाते हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न तत्वों की प्रतिशतता का क्या क्रम है। जो पृथ्वी पर जो विभिन्न तत्व पाए जाते हैं इनकी प्रतिशतता क्या है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है। तो वहीं बात करें कि सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब जो थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके दिमाग में फटाक देसी क्वेश्चन आता है कि अजी हाँ, क्या बात कर रहे हो, हमने तो सुना है कि नाइट्रोजन पाया जाता है। अरे बवलंडाओ, नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के बाद अगर बात करें तो सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम के बाद आयरन आता है, कैल्शियम, नाइट्रोजन और पोटेशियम। नाइट्रोजन और पोटेशियम की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो लगभग समान में होती है, इसीलिए यहाँ पर इस वाले चिन्ह का यूज किया गया है। और इसके बाद और भी बहुत तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी पर। इसके बाद देखते हैं कि जो मानव शरीर की अगर बात की जाए तो मानव शरीर में जो विभिन्न तत्व पाए जाते हैं इनकी प्रतिशतता क्या होती है। अब जैसा कि हमें पता है कि इसके पीछे जो सिंपल सी चीज़ है वो क्या है कि हमें पता है हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो क्या है, ऑक्सीजन है। उसके बाद कार्बन आता है, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर फास्फोरस, फिर पोटेशियम और फिर सल्फर, और इसके बाद भी और भी तत्व पाए जाते हैं। अगर बात की जाए जो तत्व होते हैं, तत्वों को तीन प्रकार से समझते हैं कि तत्व में धातुएं जो आती हैं, अधातुएं जो आती हैं और उपधातुएं आती हैं। यानी तत्वों को तीन प्रकार से समझा गया है। इसमें अब धातुओं को देखते हैं कि धातुएं क्या होती हैं। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो धनायन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धातुएं कहते हैं। यानी कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं, आघात वर्धनीय, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं धातुएं। तन्य का मतलब होता है कि उसकी तन्यता जो होती है कि उसके 1 ग्राम में उसे कितना ज़्यादा लंबा, यानी कि उसे कितना बारीक बनाया जा सकता है, उसे तन्यता बोलते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए आघात वर्धनीय होता है कि उसकी आघात सहने की क्षमता कितनी है, यानी उसे पीटा जाए तो उसकी सहनशीलता कितनी है, तो उसे बोलते हैं कि जो धातुओं की जो आघात वर्धनीय क्षमता होती है वो अधिक होती है। वहीं अगर बात की जाए विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं धातुएं। जैसा कि हम देखते हैं अपने घर में कि जो हमारे वायर्स बने होते हैं वो एल्यूमिनियम, कॉपर, तो इनके बने होते हैं, ये सभी धातुएं होती हैं। वहीं अगर बात की जाए कि सबसे अधिक तन्य धातु जो है उसे सोना बताया गया है, यानी कि सोने के 1 ग्राम में कई हजार किलोमीटर लंबा एक तार बनाया जा सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि सोने की तन्यता कितनी अधिक होगी। वहीं अगर बात की जाए आघात वर्धनीय होता है जो सबसे अधिक होता है सोना। जैसा कि हम सुनते हैं कि सोने को पहले आग में तपाया जाता है, फिर उसे पीटा जाता है, तब जाकर वो कहीं अपने असली रूप में, यानी कि तब उसकी चमक बढ़ती है। तो यानी कि आघात वर्धनीयता जो होती है वो सोने की सबसे अधिक होती है।
तो यही होता है। इसके बाद देखते हैं कि जो चांदी और कॉपर होते हैं, चांदी और कॉपर को विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। जैसा कि हम अपने घर में भी देखते हैं कि जो वायर होते हैं वो चांदी और कॉपर के ज़्यादा पाए जाते हैं। वहीं कॉपर और चांदी को सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है विद्युत का। अगर इसके बाद देखा जाए कि जो मरकरी होती है, मरकरी ही एक ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, यानी कि जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो सिर्फ एक मरकरी ही ऐसी धातु है। इसके बाद देखते हैं कि जो धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक जो होता है कि उसे किसी भी धातु को द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितना ताप चाहिए तो उस ताप को हम बोलते हैं गलनांक। वहीं क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक जो होता है कि वह ताप जिस पर उसका वाष्प ताप वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्वथनांक। तो ये धातुओं के उच्च होते हैं। क्यों होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि धातुओं में जो कण होते हैं वो एक दूसरे के निकट होते हैं, यानी कि उनका अंतर आणविक बल जो होता है वो अधिक होता है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं, अधिक होते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि जो एल्यूमिनियम है वो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। इसके बाद देखते हैं कि जो ओसियम है, ओएस, ये सबसे भारी धातु जो आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु है वो ओसियम होती है। अब इसके बाद देखते हैं कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइडों की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, यानी कि क्षारीय ऑक्साइड होते हैं जिंक और एल्यूमिनियम को छोड़कर। क्यों? अब ये क्षारीय ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्योंकि जब धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं तो उन ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराने पर वो क्षारक बनाते हैं। अब ये क्षारक क्या होते हैं? क्षारक वे होते हैं कि जो जलीय विलयन में मिलकर OH- आयन दे। अब आप बोलेंगे जी ये तो क्षार होते हैं। क्षार और क्षारक के अंदर एक भिन्नता होती है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते, क्योंकि क्षार वो क्षारक होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। तो यानी कि ये क्षार और क्षारक के बीच का अंतर होता है। तो ये जो धातुएं के जो ऑक्साइड होते हैं ये जल के साथ क्रिया करके क्षारक बनाते हैं, यानी कि क्षारक बनाने पर इन धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति जो पता चलती है कि ये इनकी प्रकृति होती है क्षारीय। तो इसलिए जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। इसके आगे देखते हैं कि अधातुओं के बारे में। जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और जब जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो उसके ऋणावेश में वृद्धि होती है, यानी कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे अधातु कहलाते हैं। वहीं अगर बात की जाए जो अधातुएं होती हैं वो भंगुर होती हैं। ये भंगुर क्या होते हैं? जो भंगुर होते हैं यानी कि जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है या फिर किसी धारदार चीज से, चाकू से या किसी से उसे काटा जा सके तो वो भंगुर होते हैं। तो एक्चुअल में अधातुएं जो होती हैं वो भंगुर होती हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, यानी कि इनमें विद्युत या ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता। तो ये विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। बस जो कार्बन का जो अपरूप होता है, जो कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइड, इसे छोड़कर बाकी सभी अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। बस ग्रेफाइड ही सुचालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइड में क्या होती है कि परतें होती हैं इसमें, और परतों पर जो आवेश है उसका प्रवाह होता है, इसीलिए यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि जो पी ब्लॉक के तत्व हैं वो अधिकतम सभी तत्व अधातु हैं, चाहे वो ऑक्सीजन परिवार हो, हैलोजन परिवार हो या अक्रिय गैस वाला हो, तो वो सभी क्या हैं कि वो अधातुएं हैं। और देखा जाए कि जो अधातुएं पाई जाती हैं, अधातुएं ये चूर्ण या गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, या तो ये पाउडर रूप में मिलेंगी या फिर गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं अधातुएं। इसके बाद देखते हैं कि ब्रोमीन जो होती है, ब्रोमीन मात्र एक ऐसी अधातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। जैसे मरकरी एक धातु होकर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, वैसे ही ब्रोमीन एक अधातु होकर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं
कि जो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। जैसे धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्यों? क्योंकि धात्विक ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्षारक बनाते हैं, इसलिए वो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। उसी के सिमिलर कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, इसलिए इसके अधात्विक ऑक्साइडों की जो प्रवृत्ति होती है वो अम्लीय ऑक्साइड की होती है, यानी कि वो अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। अब देखते हैं कि उपधातु क्या होते हैं। जो मेटलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कि मेटलॉइड्स जो होते हैं वो ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। वही एग्जाम्पल देखें तो जो जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, बोरॉन है और टेल्यूरियम, ये उपधातु के एग्जाम्पल्स हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।